दोस्तों आज बात करते हैं अधिकार की बात करते हैं। आपका फोन आपके पास है, आपका फोन अगर कोई और छेड़ ले उसकी मजाल आपकी पर्सनल चैट पढ़ ले। क्यों? क्योंकि उस चैट के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है। लेकिन हम नॉर्मल डेज में अगर बात करें, ऐसे नॉर्मली बात करें, जब कोई इंसान किसी भी चीज पे कब्जा कर ले तो वहां पर उसका अधिकार हो जाता है। ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, भारत पे कब्जा कर लिया, भारत के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा कर लिया। एक वो भी अधिकार हो गया, हक, किसी चीज पे अपना हक जताना है। आपका फोन वाला एग्जांपल दिया ना, उस फोन पे आपका अधिकार है। लैपटॉप, मोबाइल, आपके जो भी क्या है रिसोर्सेज, उन सब पे आपका अधिकार है। जितने भी संसाधन, वस्तु, ये सब आपका अधिकार है। तो ये चीज तो अधिकार का मतलब हो गया कि अधिकार को हम कब्जे के रूप में, हक के रूप में, संसाधनों पे हमारा राइट्स है, हम इस चीजों पे हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है, जब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसको स्टडी करते हैं तो हम बात करते हैं कि अधिकार वर्ड कहाँ से आया और इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तब हमें समझ में आएगा, अच्छा अधिकार इसे कहते हैं क्या। चलिए एक एक करके जानते हैं। यहाँ तो भाई ये तो मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए लिखा। अब हम थोड़ा देखते हैं इसका डेफिनेशन, अधिकार का होता क्या है। राइट्स आर दोज क्लेम्स, अधिकार एक क्लेम्स के रूप में यूज किया जाता है। राइट्स क्या है? राइट दोस्तों क्लेम्स है ना। हम बोलते नहीं इस पे मैं अपना क्लेम करता हूँ, उस पे मैं अपना क्लेम करता हूँ, ठीक है। तो राइट्स क्या है? वो सभी क्लेम्स हैं जो कि जरूरी है किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, एक इंसान के। समझ में आ गया आप सभी को? इंडिविजुअली ग्रोथ के लिए वो सभी चीजें, वो सभी राइट्स जिसपे इंसान क्लेम करेगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी होता है, ठीक है। सोसाइटी गिव रिकॉग्नाइजेशंस टू दिस क्लेम्स एंड स्टेट एनफोर्स दिस क्लेम्स। समझ में आ गया? और इन सभी अधिकारों को जो सोसाइटी है वो क्या करती है? एक पहचान देती है, लिबर्टी के रूप में, जस्टिस के रूप में, इक्वलिटी के रूप में। क्यों? क्योंकि सभी लोग इसको मानते हैं। हाँ, लिबर्टी नाम की कोई चीज है धरती पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोसाइटी इसको पहचान देती है और जो गवर्नमेंट है यानी कि जो स्टेट है इसको प्रोटेक्शन देती है। समझ में आ गया सभी को? तो ये होता है हमारा सिंपल राइट्स। लेकिन ये राइट्स तो एक डेफिनेशन के रूप में आ गया। क्या है राइट्स? Rights are those claims which are necessary for the growth of individual. Society give recognitions of these claims and state enforce these claims. सिंपल एक डेफिनेशन टाइप में हो गई। लेकिन जब हम बात करेंगे राइट्स की तो आपको पहले यही बताना होगा ये राइट्स का राइज कैसे हुआ और डिफरेंट जो थिंकर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर उनका क्या व्यूज है। देखो, अधिकार किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को करने का एक कार्य क्षेत्र है कि मेरे ये क्षेत्र में आता है या मेरा अधिकार है, मैं ये काम करूंगा। ये हो सकता है यानी कि रिसोर्सेज पे अपना अधिकार जमाना या किसी काम पे अपना अधिकार जमाना, ये सिंपल एक अधिकारी कहलाता है ना। ये मेरे स्कोप में आता है, ये मेरे काम क्षेत्र में आता है। सिंपल ये हो गया। तो किसी भी व्यक्ति का कानून के द्वारा या नेचुरली जो भी राइट्स दिए गए हैं ये सभी हमारे राइट्स के दायरे में आते हैं। बात करें सिंपल अधिकार क्या है, व्हाट इज द राइट्स। तो अधिकार का मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं तो अधिकार वो सभी काम है जो इंसान स्वतंत्र होकर कर सकता है। अधिकार का मतलब क्या है? वो सभी काम जो इंसान स्वतंत्र होकर कर सकता है, बिल्कुल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल फ्रीडम होकर इंसान वो काम कर सके, वो उसका अधिकार है। समझ में आ गया? ठीक है। क्या है अधिकार? व्यक्ति के वे कार्य होते हैं जिनको वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस कर सकता है। लोस्की के विचार क्या है अधिकार के ऊपर? ये सभी थिंकर्स के विचार बताने होंगे। पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना होता है, इस तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन, देन आपको बताना होगा डेफिनेशन के बाद सभी पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज। अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखाऊंगा मैं, टेंशन ना लेना, सभी के लिए हम हैं। चलिए, लोस्की क्या कहता है? लोस्की कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन। एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, जब भी हम कोई भी थिंकर्स के व्यूज पढ़ रहे होते हैं या जब हम बता रहे होते हैं तो वहां पे इन्वर्टेड कोमा का यूज किया जाता है। इट मींस जब आप एग्जाम में लिख रहे होगे इसको, तो अगर आपको ये पूरा स्टेटमेंट सेम याद है और इन्वर्टेड कोमा में लिख रहे हो, एग्जाम में समझ जाएगा बच्चा बड़ा अच्छा पढ़कर आया, पता है इसको, और पूरे मार्क्स मिलेगा। समझ आ गया सभी को? तो ध्यान रखना, अधिकार सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ की वे परिस्थितियां, वे सिचुएशन होती है जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वास की आशा नहीं कर सकता। अधिकार एक ऐसा मतलब क्या, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन है जिनके बिना इंसान अपना इंडिविजुअल रूप से डेवलपमेंट नहीं कर सकता। कौन कह रहा है? लोस्की कह रहा है, लोस्की कह रहा है, नाम याद रखना इस लोस्की का, ठीक है। नेक्स्ट है बोसांके। बोसांके क्या कहता है? अधिकार वह दावा है, दावा मतलब क्लेम है, जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इसका मतलब क्या हुआ?
क्या हुआ, यानी कि बोसांकी ये कहता है कि अधिकार का मतलब होता है दावा, अधिकार का मतलब होता है दावा, क्लेम, जिसपे हम क्या करते हैं, हम अपना दावा करते हैं और उसको समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। अभी हमने बात किया था ना कि इस सोसाइटी उसको पहचान देती है और स्टेट उसको प्रोटेक्शन देता है ना, यही बात है यहाँ पे, समाज स्वीकार कर लेती है और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, लीगल द्वारा। स्टेट क्यों करता है, स्टेट इसलिए करता है तो सभी उसको मानेंगे, अगर उसको सब नहीं मानेंगे तो पुलिस का डंडा पड़ेगा, जेल में बंदा जाएगा, समझ में आ गया। अब बात आती है ग्रीन की। अधिकार वह शक्ति होती है, अधिकार वह शक्ति होती है जिसकी मांग लोक कल्याण के लिए होती है। कौन कह रहा है, ग्रीन कह रहा है, इसका टीएस ग्रीन पूरा नाम है ना। ये क्या कहता है कि अधिकार की मांग हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना कल्याण कर सके, लोक कल्याण के लिए, लोगों का विकास के लिए। यहाँ पे ये सभी थिंकर्स के व्यूज रहे, ठीक है। चलिए एक लास्ट बच रहा है वॉरकर। वार्कर क्या कहता है, अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं। यानी कि अधिकार जो है इसी पे हमारा पूरा राज्य का जो कानून सिस्टम है वो चल रहा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए राइट सिंपल इंट्रोडक्शन लिखा है। अ राइट इज अ लॉफुल और कॉन्ट्रैक्चुअल फुल जो फैसिलिटी होती है ना, जो लीगल राइट्स यानी स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, ये कह सकते हो जो स्टेट में जो लोग रह रहे उन्हीं को मिलता है। स्टेट में लोग रहने का मतलब ये है जो एक देश के सिटीजन है। अब हम कहेंगे कि घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब जो एनिमल्स है क्या इनको भी राइट्स मिलता? नहीं, राइट्स जो इंसान है, राइट्स इंसानों के लिए है, ठीक है। एंड अब जो इंसान नहीं है उसके पास राइट थोड़ी होगा। चलिए व्हाट इज राइट, दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया, राइट्स आर दोज एक्ट्स ऑफ अ पर्सन विच ही कैन डू फ्रीली, यानी कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन वो जो काम कर सकता है उसको हम राइट्स कहते हैं। एंड लोस्की दोस्तों क्या कर लोस्की, राइट्स द कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच वन कैन नॉट नॉर्मली होप फॉर कंप्लीट सेल्फ डेवलपमेंट। समझ में सभी कोई अपना डेवलपमेंट या इंडिविजुअली डेवलपमेंट नहीं कर सकता। वो लोस्की कहता है कि वो सांख्य कहता है कि राइट्स आर क्लेम्स दैट सोसाइटी एक्सेप्ट एंड द स्टेट एनफोर्स, यानी कि इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। एंड ग्रीक क्या कहता है, राइट इज द पावर दैट इज डिमांडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। समझ आ गया। तो ये सभी थिंकर्स के जो व्यूज हैं ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड वॉर्कर क्या कहता है कि राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ द जनरल सिस्टम, किसका, ऑफ जस्टिस अपॉन विच द स्टेट एंड इट्स लॉ आर बेस्ड। समझ आ गया आप सभी को। राइट्स क्या है, ये एक जनरल सिस्टम है जो कि लॉज और स्टेट के सिस्टम पे बेस्ड है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ राइट्स। अब ये राइट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये भाई हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो विकास कैसे हुआ, इससे पहले एक चीज जानते हैं हम कि ये एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स का मतलब, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स का मतलब ये होता है कि इंसान में एक ऐसी पावर होना, एक ऐसी क्षमता होना जिससे वो गलत और सही में अंतर कर सके। ये देखिए ये तराजू यहाँ पे, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस जानता हो एक इंसान, उसको हम एथिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो राइट है इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे, ठीक है। क्योंकि देखो राइट्स का डिमांड किया गया है ना। क्यों? जब इंसान धरती पे स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़ी हमको नहीं हमें लिबर्टी दो, हमें इक्वलिटी दो, हमें जस्टिस दो, हमें कानूनी राइट्स दो, हमें ये राइट्स दो, नहीं, सब इक्वल थे, सब बराबर रहा करते थे, रिसोर्स सब इक्वल थे, ना फैमिली थे, ना परिवार थी, ना स्टेट था, कुछ भी नहीं, स्टेट भी नहीं था स्टार्टिंग में। तो धरती पे जैसे इंसान आगे चलता गया पॉपुलेशन बढ़ती चले गई, पॉपुलेशन बढ़ती चले गई। एक ग्रुप कहीं ना कहीं कैसा हो चुका था कि लोगों को खतरा हो गया कि नहीं यार मुझे उस इंसान से डर है। अब वो डर के कारण ही इंसानों ने राइट्स की डिमांड करी और इस राइट्स को लीगल रूप से स्टेट के द्वारा दिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने मिलकर स्टेट को बनाया, ना कि स्टेट ने लोगों को बनाया है। और इस तरीके से स्टेट को बनाया इसलिए गया ताकि वो राइट्स को प्रोटेक्टिव रख सके। यहाँ पे दोस्तों एक नाम लेना चाहूँगा मैं, जॉन लोक बंदे का। जॉन लोक ने ये माना है कि जो राइट्स हैं ये नेचुरली है, जिसके अंदर राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीन राइट जो है वो इंसान के क्या है, प्राकृतिक अधिकार है जिनको किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता। और लोगों ने मिलकर राज्य को इसलिए बनाया है ताकि राज्य इन राइट्स को प्रोटेक्शन दे सके। इसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। जब लोगों ने मिलकर राज्यों को बनाया ताकि इन अधिकारों को, जो तीन अधिकार बताए, उनको सुरक्षित रखा जा सके। ये कौन कह रहा है? जॉन लोक कह रहा है। हम जिस भी काल में जाए, चाहे एंशिएंट पीरियड के अंदर जहाँ पे भी तानाशाही रही है, डिक्टेटरशिप रहा है, तो लोगों ने किससे, शासन से आज़ादी के लिए अधिकार मांगा है। हमें अधिकार चाहिए, हमें बंधन में नहीं रहना, हमें अत्याचार नहीं सहना, चाहे फार्मर्स, लैंडलॉर्ड से चाहे
लेबर कैपिटल से चाहे, है ना, चाहे एक गुलाम कंट्री उस देश से जिसने देश को गुलाम बनाया उससे आज़ादी सा है। तो ऐसे सब चाहते हैं। दुनिया के अंदर सबसे पहला कानून है 1215 में इंग्लैंड में बनाया गया, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कानून का था स्पेशल दोस्तों, जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड थे, यानी कि जो इंग्लैंड के किंग थे, उन किंग जो थे उनको स्पेशली संसद के अंडर में लाया गया था। ऐसे क्या ये जो चाहे वो काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैग्ना कार्टा के द्वारा एक कानून बनाया गया और सरकार की, यानी कि जो इंग्लैंड के राजा है, उनकी शक्तियों को लिमिट कर दिया गया। अब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ऐसा नहीं कि जो मन में आया बस काम कर दो, अपनी तानाशाही नहीं चलेगी अब। तो सबसे पहला कानून दुनिया के अंदर सबसे पहला मैग्ना कार्टा के रूप में 1215 में इंग्लैंड में आया, यानी कि अधिकारों की शुरुआत यहाँ से हो गई। बैकग्राउंड सबसे पहले बताओगे। जब सेकंड पे बात करते हैं हम, तो पिटीशन ऑफ राइट्स 1628 के अंदर अब राइट्स के रूप में एक पिटीशन का राइट मिल गया कि हम अपने मन की भावनाओं को पिटीशन के रूप में दे सके। अब ये पिटीशन अलग अलग तरीके से दायर किया गया। ये भी दोस्तों बात इंग्लैंड की है। पूरी दुनिया के अंदर इंग्लैंड के अंदर से ही, यानी कि जो कानून का उदय हुआ है वो इंग्लैंड से हुआ, इसलिए दोस्तों उसको कानूनों की जननी कहा जाता है, फादर ऑफ लॉ भी कहा जाता है इंग्लैंड को। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली इन अंग्रेज, जो गोरी चमड़ी वाले यानी कि है लोगों से, अंग्रेजों से, यानी कि इंग्लैंड वालों से। और इस तरीके से अमेरिका दोस्तों जब आज़ाद हुआ तो थॉमस जेफरसन, इनके द्वारा क्या कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों को राइट्स होना चाहिए, लिबर्टी का, कहीं ना कहीं लिबर्टी का राइट्स होना चाहिए। इसलिए जब इंडिपेंडेंट हुआ अमेरिका तो उसने सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 1789 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ और उसमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में राइट्स सभी लोगों को दे दिया गया। ठीक इसके बाद 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, पूरी सोसाइटी को 3 डिवाइड कर दिया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड वाले को टैक्स नहीं दिया जाता था। फर्स्ट में पादरी फादर आया करते थे, सेकंड में जो ओलिगार्की लोग हैं, यानी कि जो एटोक्रेसी, कुलीन तंत्र, पैसे वाले लोग हैं, ये दोनों ग्रुप्स के लोग टैक्स नहीं देते थे। जो थर्ड स्टेट है, स्टेट नहीं एस्टेट, ठीक है, एस्टेट कहा जाता है, स्टेट नहीं, ध्यान रखना, एस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेट, है ना। तो पूरी 3 स्टेट में बांटा गया था। फर्स्ट में पादरी, एंड दोस्तों दूसरी में दोस्त कुलीन तंत्र, कुलीन वर्ग, अभिजात जो पैसे वाले लोग हैं, एंड तीसरे में दोस्तों जो आम लोग हैं। तो सिर्फ टैक्स इनको देना पड़ता था। तो पूरी सोसाइटी को 3 किस तरीके से डिवाइड किया गया था, जो कि सोशली क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। तो इसी से आज़ादी के लिए लोगों ने क्या किया, राइट्स की डिमांड करी, जिसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 के अंदर। 3 राइट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आए। कौन कौन से राइट्स निकल कर आए फ्रेंच रेवोल्यूशन से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से दोस्तों जो राइट्स निकल कर आए थे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार, एंड राइट टू फर्टेनिटी है, बंधुत्व का अधिकार, एकता, यूनिटी, ठीक है। तो ये 3 राइट, इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टेनिटी, ये 3 कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आए। दोस्तों इस तरीके से राइट्स का क्या वो आगे चलकर कहीं डिमांड होना और तेजी से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पूरी दुनिया के अंदर जैसे आपको पता है कि दोस्त क्या हुआ था, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना, यूएनओ बना दिया गया था। दोस्तों यूएनओ के द्वारा क्या किया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया, यानी कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी लोग हो सभी को राइट्स मिलना चाहिए। अब ऐसे राइट्स जो काफ़ी फंडामेंटल्स हैं, ऐसे नहीं है कि उस कंट्री में स्पेशल तो उस कंट्री में नहीं, ऐसे राइट जो बिल्कुल ही फंडामेंटल राइट्स है। लिबर्टी का राइट हो गया, फंडामेंटल है ना। ये राइट तो जैसे जोन लोग ने क्या कहा, ये नेचुरली दिया गया है, ये हमको थोड़ी किसी ने सरकार ने दिया है, ये तो हमें भगवान ने दिया है। अब भगवान का राइट थोड़ी कोई छीन सकता है हमसे। तो स्टेट तो आया इसलिए ताकि प्रोटेक्शन दे। वैसे ही यूएनओ ने कहा कि ऐसे कुछ राइट्स जो पूरी दुनिया पे लागू हो, उसको कहा गया क्या, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो 1948 को डिक्लेयर किया गया था, 10 दिसंबर का दिन था, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर 10 दिसंबर को अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, नस्लीय भेदभाव ना किया जाए, कोई साम्राज्य अपना बढ़ाने के लिए कुछ पे कब्जा ना करे, तो ऐसे पर्यावरण को दूषित ना करे, है ना। तो इस तरीके से फुल फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे को ड्यूटीज और राइट्स दे दिए गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 10 दिसंबर 1948 को। तो इस राइट्स के बाद पूरी दुनिया के अंदर राइट्स के रूप में डिमांड, जैसे कि अफ्रीका के अंदर दोस्तों काले गोरों को जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ना, अपार्थाइड के पॉलिसी के द्वारा काले और गोरे के बीच में, तो
यहाँ पे नस्लीय भेदभाव की बात आ गई। भारत के अंदर दोस्तों हम बात करें तो किसी हमारे कुछ कस्टम्स ऐसे रहे जैसे कि सती प्रथा वगैरह, तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर राइट्स की बात आई। तो सभी सोसाइटी की अपनी बात रही जहाँ से राइट्स का डिमांड हुआ। तो दोस्त ऐसे सर्कमस्टेंसेस जब लोग जकड़न में बन जाए, लोगों को मजबूर होना पड़े कि नहीं इस कंडीशन में मैं जी नहीं सकता, तो लोग अधिकार की डिमांड करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? जैसा हमने देखा सभी स्ट्रगल के अंदर एंड सभी सोसाइटी के अंदर, तो राइट्स एक ऐसी कंडीशन हुई जो इंसान अपने इंडिविजुअली जीने के लिए डिमांड करता है। अब एक थ्योरी है ना, इसको कहा जाता है कि अधिकारों का विकास के अंदर एक पॉइंट डाला जाता है किसका, 3 पीढ़ी का, यानी कि 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए तो अधिकारों का विकास अभी हमने देखा किस तरीके से 1215 में मैग्ना कार्टा, फिर 1628 का पिटीशन देखा हमने, फिर किस तरीके से इंडिपेंडेंट वॉर हुआ अमेरिका के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन राइट्स का 10 दिसंबर 1948 वाला, ये सब हमने देख लिया। विकास के अंदर हमने सभी राइट्स को भी समझ लिया, है ना। लेकिन विकास के अंदर एक पॉइंट सबको और ऐड करना है, क्या कि अधिकारों के विकास को 18वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसको हमने 3 जनरेशन ऑफ राइट्स कहा है। इन कैटेगरीज के अंदर हमने ये कहा है कि इस समय ये अधिकार की डिमांड हुई और ये अधिकारों का विकास हुआ, इस समय इस अधिकारों का और इस समय इस अधिकारों का। चलिए जानते हैं कि कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हम बात करेंगे 18वीं सेंचुरी की, तो ये फर्स्ट जनरेशन का राइट, ये सेकंड जनरेशन का राइट 19वीं सेंचुरी, और ये थर्ड जनरेशन का राइट। देखते हो फर्स्ट जनरेशन में कौन से राइट्स आते हैं। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, जब इंसानों ने राजनीतिक अधिकार की डिमांड करी थी, वो था हमारा फर्स्ट जनरेशन। अब ऐसा क्यों? देखो ये 18वीं सेंचुरी की बात है, और 18वीं सेंचुरी इट मीन 1700, 1700 की बात चल रही है। ये 1701, 1702 है ना, यानी 1700 लेकर कब तक आपका पूरा राइट चल रहा है, 1700 लेकर 1800 तक। अब इसके बीच में क्या था दुनिया के अंदर, जब लोगों ने पॉलिटिकल राइट्स की बात करी, क्या था ऐसा भाई? इसलिए डिमांड करी क्योंकि दुनिया के तमाम महाशक्तियों ने, ताकतवर देशों ने दुनिया के कमजोर कंट्रियों पे कब्जा कर रखा था, उनको गुलाम बना रखा था। इसी वजह से सबसे पहले 18वीं सेंचुरी के अंदर पॉलिटिकल राइट्स की बात करी गई है, कानूनी राइट्स, लीगल राइट्स की बात करी गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को इस समय यही चाहिए था भाई, लोग तो भाई गुलाम थे, तो हमें पॉलिटिकल राइट, तो सरकार बनाने का अधिकार हमारे पास खुद होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यह हो गया हमारा 18वीं सेंचुरी का फर्स्ट जनरेशन का राइट। ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या आता है? सेकंड जनरेशन यानी कि 19वीं सेंचुरी की बात आएगी। अब 19वीं सेंचुरी में मोस्टली कंट्रीज के बीच में अब क्या हो रहे थे, अब कंपटीशन होना स्टार्ट हो गया। किस चीज़ का? क्योंकि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, तमाम कंट्री ने गुलाम बनाया ये देख के कि वहाँ से कच्चा माल मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, क्योंकि जो देश गुलाम बनाता उसके पास मशीन तो है, लेकिन उस मशीन में बनाने के लिए कच्चा माल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, है। अब घर बनाने के लिए ईंट चाहिए होता है ना, तो ये कच्चा माल हो गया भाई। अब उस महाशक्तियों ने, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये सभी कंट्रीज जो हो गए, इन कंट्रियों ने तमाम कंट्रियों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया ताकि वहाँ से कच्चे माल मिल जाए, रॉ मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाए। तो 19वीं सेंचुरी की बात आई, आर्थिक कल्याणकारी अधिकारों की मांग स्टार्ट की गई, इकोनॉमिक वेलफेयर का राइट। ठीक है, इसकी डिमांड करी गई, और ये वेलफेयर इकोनॉमिक में भी हो, पॉलिटिकल में भी हो और लीगल भी हो। ठीक है, और इनसे सुरक्षा भी हमें मिले, ये बात हुई 19वीं सेंचुरी के अंदर। थर्ड जनरेशन में आते हैं हम 20वीं शताब्दी के अंदर, जब हमने किसकी बात करी, जब ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब हमें दिक्कत हुआ किसकी भाई, ग्लोबलाइजेशन के कारण वहाँ की कल्चर हमारे कंट्री में आ रही है। अब इससे भाई हमारा कल्चर खत्म होते जाएगा, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जाएंगे, रोल मोमोज चाउमिन जैसे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे यहाँ पे, है काफ़ी फेवरेट है ना, मेरा ही फेवरेट है, तो ये सब आ जाएंगे और हम अपने घर का खाना भूल जाएंगे, ये तो होता है ना। तो 20वीं सेंचुरी के अंदर राइट टू कल्चर यानी कि सांस्कृतिक सदस्यता के अधिकार, परंपराओं, अपनी भाषाओं, इन सब अधिकारों की बात की गई है ना। अपने कल्चर्स की, कस्टम्स की और लैंग्वेज की प्रोटेक्शन की राइट मांगी गई, और इसकी डिमांड 20वीं सेंचुरी में की गई। तो दोस्तों इस तरीके से 3 राइट्स से जनरेशन बना दिएगा राइट्स का। 18वीं सेंचुरी जब आप पे विकास बताओगे तो सभी वो रेवोल्यूशन बताओगे, किस तरीके से रेवोल्यूशन हुए, राइट्स की डिमांड करी गई, और उस विकास में ही, अधिकारों के विकास वाले पॉइंट में ही, डेवलपमेंट ऑफ राइट्स वाले पॉइंट में फिर आप इन तीनों का जिक्र करोगे सिंपल पॉइंट में कि अधिकारों के विकास को इन 3 पीढ़ियों, इन 3 जनरेशन से
समझा जा सकता है। दोस्त मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो भी नोट्स को देख लिया जल्दी से। देखिए 18th सेंचुरी के अंदर बात करी हमने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, एंड 19th सेंचुरी यानी कि सेकंड जनरेशन में बात करी हमने किसकी डिमांड करी, इकोनॉमिक वेलफेयर राइट्स की, है ना। एंड थर्ड जनरेशन 20th सेंचुरी में बात करी कल्चर एंड जो हमारा किसकी यानी कि राइट टू प्रोटेक्शन कल्चर एंड लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस, इनकी प्रोटेक्शन की हमने डिमांड करी थर्ड जनरेशन 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। सबसे बात कही जाती है जो इंसान है, जितने भी इंसान है वो बिल्कुल स्वतंत्र है और समान है, किसमें, राइट्स में। यानी कि इंसान को जन्म से ही लिबर्टी और इक्वलिटी का राइट्स मिला हुआ है, इसको तो भाई कोई छीन ही नहीं सकता, ठीक है। अब कुछ राइट्स जो मिले हुए हमें नेचुरल से, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे लाइफ का जो राइट मिला हुआ है, तो ये तो नेचुरली है ना यार। अब हम बात जैसे जोन लोग ने बात करी यार, चलो हम थोड़ी जोन लोग की बात यहाँ पर कर लेते हैं। लाइफ की तो बात है भाई, लाइफ तो हमें ऊपर वाले ने दिया है, मानते हो इसको, नेचुरली है, चलिए। एंड ये हमारी लाइफ की बात होगी। लिबर्टी अब नेचुरली हमें दिया है, ये थोड़ी हमें बांध के भेजा उसमें रस्सी तस्सी से। भाई लिबर्टी की डिमांड, देखो लिबर्टी पे तो खतरा धरती पे आके हुआ ना लोगों से, तभी तो हम लिबर्टी की मांग करने लग गए। लेकिन तो भाई लिबर्टी तो हमें है ही है पहले से ही, ऑलरेडी लिबर्टी है, हमें बोलने की आज़ादी है। अब मान लो कि आप कुछ भी बोलो, है ना, अब आप कुछ भी बोलो तो आपको रोक थोड़ी है कोई। अब गलत बोलने पे सरकार स्टेट है ताकि आप गलत ना बोलो, ऐसा कुछ ना बोलो जिससे कि भड़काऊँ, ऐसा कुछ बयान हो। इसलिए भाई ऐसे बोलने की आज़ादी हमें सरकार ने नहीं दिया, बोलने की आज़ादी तो हमें ऊपर वाले ने दिया है। सरकार ने क्या किया है, जो हमें बोलने की आज़ादी है उसको और लिमिटेड किया है सरकार ने। अब भाई दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप कुछ भी बोल लो अपने मुँह से, क्या आपका मुँह बंद हो जाएगा, है। आप देखा है कि कभी का कोई इंसान शराब पी के, है ना, ड्रिंक करके कभी का भगवान को गाली दे देता है, अरे भगवान मेरे लिए इतना नहीं करता, भगवान ये है, बहु है, भगवान तक को गाली दे देते हैं इंसान, माँ बाप को तक को गाली दे देते हैं इंसान। तो अब ये आज़ादी हमें नहीं होती, है ना, या भगवान को ये पता ही होता है ये इंसान मुझे गाली दे रहा है तो मैं इसको ये राइट टू एक्सप्रेशन या क्यों दूँ इसको मैं। तो भाई हमें इसलिए ही दिया गया है, ये आज़ादी हमें ऊपर वाले ने दिया है, हम जो चाहे वो बोल ले। हाँ अब ये जरूर कहा जाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें ऊपर जाके मिलेगा, है ना, जो हम कर्म करेंगे तो ऊपर वाले बताएगा हमें क्या कर रहे हैं हम। तो यही सारी बातें, हमें आज़ादी जो है वो ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है। राज्य ने क्या किया है, उस आज़ादी को और कम किया है, लिबर्टी को कम किया है, और हमें जो बोलने की आज़ादी है उसको भी कम किया है। समझ में आप सभी को। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, बोलने की आज़ादी किसी राज्य ने नहीं दी, हमें ना किसी लोगों ने दी है, ऊपर वाले ने दिया है। अगर ऊपर वाले ने बोल दिया है कि जो बोलना है वो बोल, ऊपर आ जाओ फिर तेरे से मिलते हैं। समझ आ गया, ये है, या ध्यान रखना है आपको। देखो एंड फ्रेंच डिक्लेरेशन के अंदर भाई आपको पता है कि जब हुआ था, कब, 1789 के अंदर 26 अगस्त का समय था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और उसी समय भाई पूरी फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, और उस तरीके से क्या हुआ, राइट्स की डिमांड हुई, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो जाता है। अब बात करता है कि ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स किसको दिया जाता है, मुझको, आपको, एक सिटीजन को। देखो दोस्तों ह्यूमन राइट्स के रूप में ये अधिकार दिया किसको जाता है, मुझको, आपको, एक सिटीजन्स को, नॉन सिटीजन्स यानी कि जो फॉरेनर्स हैं, एंड क्रिमिनल्स, सबके अपने अपने राइट्स। ये नहीं कि ये क्रिमिनल है तो इसको राइट्स नहीं होंगे, जेल में जो लोग रहते हैं दोस्त उनको भी अपने अधिकार होते हैं, पता होना चाहिए सभी को। एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स को, एंड किसको, कंपनीज को। तो इतने ग्रुप्स के लोगों को या इतने लोगों को राइट्स मिलता है, याद रहे। समझ में आ गया सबको, मुझे, आपको, सिटीजन को, क्रिमिनल्स को, नॉन सिटीजन्स को, इन सबको, कंपनी, सबके अपने अपने अलग अलग राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग ह्यूमन। हो मानव होने के नाते इंसानों के अपने ही अधिकार हैं, ठीक है। तो ये अधिकार जो है जिसको हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, यानी कि सभी लोगों के लिए। चलिए तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। इस प्रकार हमने थिंकर के व्यूज इंट्रोडक्शन के साथ, और हमने इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि राइट्स के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता और इसकी प्रकृति क्या है। एक एक पॉइंट्स को समझना। राइट्स आर पॉसिबल ओनली इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं राइट्स उनके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। अब भाई डॉग्स वगैरह जो एनिमल्स उनके थोड़ी राइट्स है यार, है ना। अब तो वो तो अपना ऐसे चलते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे काट लेते हैं वो, है ना। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल। राइट्स एक इंडिविजुअल के रूप में भी क्लेम किया जाता है, इंडिविजुअल के रूप में। जो राइट्स होता है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा, और एनफोर्स भी किया जाता है सोसाइटी, इट मीन्स स्टेट के द्वारा, ठीक है। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, राइट्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं। आप किसी इंसान को थोड़ी मार सकते हो, आप
कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे इंसान को परेशानी हो, ठीक है। ये आपका राइट्स नहीं है भाई, ठीक है। तो राइट्स के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड किया जाता है। राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल। हाँ, ये जरूरी है कि राइट जो है वो सबके लिए इक्वल है। राइट्स आर बाउंड विद ड्यूटीज। हाँ, राइट्स अगर आपको मिला है तो बदले में आपसे ड्यूटीज भी दी गई है, यानी कि कुछ दिया गया है तो आपसे कुछ लिया भी गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसी के साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमसे मतलब कि दिया गया है कि हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है, हमारे कुछ कर्तव्य भी है। क्या है? राइट्स कीप ऑन चेंजिंग। राइट्स क्या है? चेंज होते रहते हैं, ठीक है। राइट्स कैन बी यूज्ड फॉर सोशल गुड्स। अब चेंज कैसे होते रहते हैं पहले ये देखते हैं हम। अब काले गोरे का दोस्त जो भेदभाव होता रखा था, अब देखो अभी ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं है, अभी भी होता है। मैं सच बताऊं तो सोसाइटी अफ्रीकन हो गया या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका में देख लो भाई, ट्रंप शासन के दौरान होता था वो, तो भाई अब तो जो बाइडन आए तो ख़त्म करना स्टार्ट किया, लेकिन होता था ना यार। तो ये मेंटेलिटी है लोगों के अंदर, है ना। लेकिन हाँ, अब इतना नहीं जितना पहले होता था, इसलिए जो राइट्स की डिमांड है वो चेंज होते रहती है ना। राइट्स कैन बी यूज्ड फॉर द सोशल गुड्स, है ना। राइट्स एक गुड्स है, गुड्स है, एक वस्तु है जिसकी सोसाइटी डिमांड करता है, ठीक है। राइट्स आर मोरल एंड रीजनेबल। राइट्स मोरल भी होते हैं और रीजनेबल भी होते हैं। कैसे होता है, किस तरीके से, इन सब पे बात करने वाले हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स के टाइप्स कितने हैं। सबसे पहले नेचुरल राइट्स जो कि नेचुरली है ना, एंड मोरल राइट्स, लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। ये 4 प्रकार के दोस्तों टोटल राइट्स होते हैं। बट ये जो लीगल राइट्स है इसको 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो मत पूछना कि नेचुरल राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, आप सोचना समझ ही जाओगे भाई। प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, है ना, नागरिक अधिकार हो गया आपका, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, तो ये तो हमारा हो ही सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारे राइट्स हैं वो कौन कौन से किए गए हैं, जैसे कि नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स की जो हमें फंडामेंटल रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी दिया गया है ना। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, है ना, एंड राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हो गया। ये सभी हमारे एक क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो कि एक फंडामेंटली सभी को चाहिए ये राइट्स, ये तो है ना, ताकि वो स्वतंत्र रहे, समान रहे, है ना, और शोषण के विरुद्ध कोई इंसान किसी का शोषण ना कर सके। हमें अपना धर्म अपनाने का, धर्म का पालन करने का पूरा आज़ादी है, पूरी हमें अपनी दोस्तों धर्म का पालन करने का पूरी आज़ादी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। कल्चर एंड एजुकेशन राइट है ना, एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। हमें दोस्त अगर किसी भी राइट्स पे कोई खतरा होता है तो हमें रेमेडीज़ है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको अम्बेडकर जी ने आत्मा भी कहा है ना। तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यही सेम चीज़ जो यहाँ पे ये दिखा रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए है, तो यही सेम चीज़ दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सभी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। समझ आया, ये फंडामेंटल्स है दोस्त। स्पेशली हमने जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो जाहिर सी बात है ये सभी राइट्स अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज में फैले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड जब हम लीगल राइट्स की बात करते हैं तो हम सिविल राइट्स की बात करते हैं, एक नागरिक होने के जो हमारे क्या अधिकार है। इकोनॉमिक राइट्स, हम कोई भी ऑक्यूपेशन अपना अडॉप्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं चुनाव में वोट दे सकता हूँ, मेरे अपने राइट्स हैं वहीं, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल राइट्स के अंदर, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू फैमिली, मेरा जीने का अधिकार है, मेरा फैमिली बनाने का अधिकार है, मेरा शादी करने का अधिकार है, बच्चे करने का अधिकार है, तो फैमिली है ना अधिकार। राइट टू पर्सनल फ्रीडम है मेरे पास, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सभी आते हैं सिविल राइट्स के रूप में, ठीक है। एक नागरिक होने के नाते मेरे पास क्या क्या अधिकार है, तो मेरे पास लाइफ, फैमिली, पर्सनल फ्रीडम है, एजुकेशन का, रिलीजन का, इक्वलिटी का, थॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन का, मूवमेंट का, प्रेस का, सिक्योरिटी जस्टिस का, एसोसिएशन का, कॉन्टैक्ट का, दोस्तों राइट टू फ्रीडम एंड डोमेस्टिक मैटर्स का, एंड सोशल सिक्योरिटी का। ये सभी दोस्तों हमारे पास राइट्स हैं। फटाफट आप इसको दोस्तों डाउनलोड कर लेना, यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने, इससे आप बहुत इजीली इसको कंसेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स, राइट टू वर्क। अब जब काम किया दोस्तों, वेजेस पाने का अधिकार है हमारे पास, प्रॉपर्टी का राइट है हमारे पास, है ना, एंड रेस्ट और लेजर्स का हमारे पास राइट है, सिक्योरिटी का राइट है हमारे पास, एंड राइट टू फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क। हमारे पास दोस्तों राइट है कि फिक्स आवर्स टू वर्क, यानी कि 6 घंटा काम करना है तो 6 घंटा करना है, 8 तो 8 घंटा। तो इतने सारे हमारे पास राइट्स हैं जो कि फिक्स टाइम से ज़्यादा घंटे तक काम करवाता है दोस्त, तो उसका ओवर टाइम देता है। हाँ, उसके बावजूद भी अगर कोई ज़्यादा काम करवा रहा है और आपको पैसा कम दे रहा है तो आपका वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। इसके खिलाफ अगेंस्ट में आप
केस यानी कि कंप्लेन कर सकते हो। पॉलिटिकल राइट में राइट टू वोट आता है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन का काम है ना, हम इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं, पब्लिक ऑफिस हम इलेक्शन कर सकते हैं और हम कोई भी पोस्ट ले सकते हैं पब्लिक ऑफिस का। पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम राइट टू पिटीशन है हमारे पास, जब भी कोई दिक्कत है दोस्त हम पिटीशन दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली। राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सभी कंट्री के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका एक डेमोक्रेटिक राइट होता है, क्या है, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, है ना। अब ये सबसे बड़ा रोल निभाता है अपोजिशन का, ठीक है। एंड राइट टू प्रोटेक्शन इन अदर कंट्रीज, है ना, राइट टू जो प्रोटेक्शन है हमारा दूसरे कंट्री से, है प्रोटेक्शन, सुरक्षित रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री हम पे दबाव बना के चले जाए, है भाई तू जो वो ये करेगा जो मैं कहूँगा, ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान थोड़ी है कि चाइना की बस तुम हिलाते ही लगे रहेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्लियर है, तो ये हमारे पास राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों नेसेसरी एग्रीमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला गया है, टोटली प्रोटेक्टिव है, कोई खतरे की बात नहीं है। संविधान वही अधिकार देता है जिसको संविधान सुरक्षित रखता है और सभी का अधिकार है उसको पालन करने का, ठीक है। डिफिकल्ट मेथड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब बात आती है कि संविधान में कोई चेंज करने का मेथड बहुत डिफिकल्ट हो, ठीक है, तभी हम अपने राइट्स को प्रोटेक्टिव रख सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कोई भी वॉयलेंस होता है हमारे राइट्स का तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। सभी इंसानों की बात चल रही है, सभी कंट्री की बात चल रही है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कंट्री के अंदर होती है। नॉट टू मेक लॉ अगेंस्ट द राइट्स, है ना, एंड दोस्त किसी भी राइट्स के अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी हमारे राइट्स सिक्योर रहेंगे। यानी कि सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं कि राइट्स को कैसे प्रोटेक्शन रखा जा सकता है ना। सेपरेशन ऑफ पावर्स, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी, है ना, एंड सिंपल बात है फेडरलिज्म में है कंट्री। और बड़ी बात यह है कि हमने पावर का क्या है, सेपरेशन हमारे कंट्री के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों पावर का सेपरेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सेंट्रलाइजेशन ना बन सके, यानी कि तानाशाही देश में ना आए, देश के अंदर डिक्टेटरशिप ना आ जाए, है ना। पावर का सेपरेशन है और साथ ही अपोजिशन पार्टी भी है जो कि गवर्नमेंट का समय समय पर क्रिटिसाइज करते रहती है। फिर फ्री एंड होनेस्ट प्रेस होनी चाहिए। मीडिया भाई, मीडिया का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मीडिया सरकार के दबाव में आ जाए और काम बस वही कहे जो सरकार कर रही है ना। सरकार दे दे ये लो झुनझुना बजाओ, यूँ कर बजाते जाओ, सरकार के गुण गाते जाओ, सरकार के गुण गाते जाओ और यूँ बत्ती दिखाते जाओ। जैसे कि दोस्तों आज मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये आप समझ गए होंगे, बहुत सारे हैं यार। वो मीडिया कहाँ रही यार, सब बिकी पड़ी है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्लियर है। एंड अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये सारे हमारे राइट्स हो गए। ये सब हमारे पास राइट्स होते हैं भाई, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। ये तो बात कर ली हमने अधिकारों के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, थिंकर के व्यूज देख लिए, डेवलपमेंट देख लिए और हमने कितने टाइप्स के अधिकार होते हैं ये भी समझ लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि राइट्स को मेनली सभी राइट्स को दो कैटेगरी में और डिवाइड कर दिया गया है। एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव बोला गया है। पूरी दुनिया के अंदर बता रहा हूँ मैं। नेगेटिव राइट्स उसे कहा जाता है जो राइट्स आपको मिल गए हैं, अब वो जो चाहे आप वो करो, जो चाहे वो करो, डेट्स अप टू यू। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है आपके काम में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या रुकावट नहीं डालेगी। आप किसी का मर्डर भी कर दो, समझ आ गया, इसको बोलते हैं नेगेटिव, समझ आ गया आपको, ठीक है। यानी कि राज्य जो है कोई भी रुकावट नहीं डाल सकती। सकारात्मक अधिकार का मतलब यानी कि पॉजिटिव राइट्स का मतलब होता है हाँ आपको बिल्कुल राइट्स है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस आपके काम से किसी और को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके काम पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव राइट्स। जैसे कि मैंने बोला अभी मर्डर कर सकते हो, तो ऐसा नहीं भाई है, रेस्ट्रिक्शन, इस पे डंडा दे दिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा काम कर देता है। चलिए दोस्तों, तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ये सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। नेचुरल राइट्स अभी मैंने आपको बताया था ना, किसके द्वारा दिया गया है, ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। अपनी पुस्तक में जॉन लॉक ने बताया है कि इंसानों को कुछ प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं नेचुरली। वो कौन कौन से, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ठीक है। संपत्ति प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टी गाड़ी घोड़ा बंगला ये नेचुरल ने दिया आपको, नहीं भाई, आपकी बॉडी है, गाड़ी घोड़ा बंगला ये पैसा धन दौलत ने आपको नहीं बनाया, बल्कि आपने धन दौलत पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला बनाया है, समझ आ गया आप सभी को। इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी, ये बॉडी है, समझ आ गया। तो राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू
लिबर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये जो 3 राइट्स है ये बाय नेचर यानी कि नेचुरली मिला हुआ है। ये किसने कहा? जॉन लॉक के द्वारा कहा गया। इस प्रकार से जॉन लॉक के द्वारा अधिकार दिया गया प्राकृतिक अधिकार। लेकिन प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक के देने से पहले ही होब्स के द्वारा दिया गया था। लेकिन होब्स ने क्या कहा था? होब्स ने ये कहा था कि अधिकारों के मिलने से पहले की जो कंडीशन थी वो अराजकता की कंडीशन थी, अनार्किस्ट की कंडीशन थी, जहाँ पे स्टेट नहीं था। और स्टेट ना होने की वजह से इंसान बस अपने में ही रहता था। एक इंसान को दूसरे से खतरा था। क्यों? क्योंकि वो मारकाट की कंडीशन थी। ये सब होब्स कह रहा है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए ही इंसानों ने क्या किया? आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट को बनाया ताकि स्टेट उनके राइट्स को सिक्योर रखे, प्रोटेक्शन दे। और लोगों ने मिलके स्टेट में यानी कि जिसको राजा बना दिया है, अब राजा को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, राजा अब हट नहीं सकता, ये होब्स कह रहा है। ठीक है, अब वो गलत करे या ठीक करे, हटाया नहीं जा सकता। अब लोगों ने बनाया उसको राजा तो बन जाएगा, ये होब्स कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन होब्स के ठीक बाद आता है जॉन लॉक। ये कहता है कि हाँ, कंडीशन ठीक है। नेचुरल अधिकार का मतलब होता है अधिकार मिलने से पहले जब प्राकृतिक अवस्था में लोग थे तो लोगों के पास अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे होब्स ने कहा कि इंसान जब प्राकृतिक अवस्था या नेचुरली कंडीशन में था तो वो मारकाट की कंडीशन थी, लोगों को एक दूसरे से खतरा था, है ना। लेकिन इस वाले विचार को जॉन लॉक ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था में मारकाट की अवस्था नहीं थी, लोग शांत स्वभाव से ही रहते थे। हाँ, लेकिन इसमें इतना था कि लोगों के पास अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ? लोगों ने सभी मिलकर अधिकार के लिए समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और कुछ लोगों को अपनी सारी शक्तियां सौंप दी और वही लोगों ने मिलकर स्टेट बना दिया। तो लोगों ने स्टेट बनाया है तो स्टेट का काम है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन देना। वही वाला जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी और है क्या है? अरे बोलो ना भाई, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी, इन तीनों राइट्स को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, लेकिन जॉन लॉक ने यह कह दिया कि अगर राजा या स्टेट इन राइट्स को प्रोटेक्शन देने में फेल हो जाता है तो लोगों को ये पूरा राइट्स है कि ऐसे राजा को वो स्टेट से हटा दे और उसके जगह पे दूसरा बनाए। लेकिन होब्स ने ऐसा करने से मना कर दिया कि लोगों को ये राइट्स नहीं है कि वो विद्रोह कर दे, रिविलियन कर दे स्टेट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसी वजह से होब्स और जॉन लॉक में ये डिफरेंट पाया जाता है और जॉन लॉक को ही उदारवाद या लिबरलिज्म का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये कंडीशन है दोनों की, जॉन लॉक की और होब्स की। तो दोस्तों यहाँ पे समझ आ चुका होगा आपको। एंड अब बात करते हैं लॉक के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लॉक के क्या विचार है अधिकार पे। तो जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में आदमी अपनी गतिविधि करने का पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकता था, बस प्राकृतिक कानून के सीमा के भीतर ही वो अपने काम को कर सकता था। लोग का मानना है कि यह समानता की अवसर होती है। यहाँ सभी लोगों की शक्ति और अधिकार क्षेत्र बराबर होते हैं, कोई किसी से बड़ा कोई नहीं होता, ना फैमिली तैमिली कुछ नहीं, बस इंसान अपना मजे में रहते हैं, है ना। हाँ, लेकिन मन मर्जी से कोई भी काम इंसान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक कानून में बंधे हैं। प्राकृतिक कानून कैसे बंधे हैं? अब मन मर्जी से मान लो कि बहुत तालाब है या कोई भी पाउंड वगैरह या रिवर वगैरह, उसको मैं बहुत गंदा कर दूंगा, तो उस रिवर्स के पानी को तो मैं यूज अपने लिए ही करने वाला हूँ, है ना। तो इसलिए मैं जानबूझकर तो मैं गंदा उसको कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पीकर ही मैं जिंदा रहूंगा। और प्राकृतिक अवस्था की बात चल रही है नेचुरल कंडीशन की, जो उस समय बात चल रहा था। तो इसलिए हम प्राकृतिक कानून जो नेचुरली कुछ रूल्स है हम उससे बंधे हुए थे, हम रिवर्स को गंदा नहीं कर सकते थे। ठीक है, समझ आ गया? ये कुछ परसेप्शंस है जो आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्त लॉक के द्वारा और होब्स के द्वारा जो कहा गया है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं अधिकार का उपयोगितावादी सिद्धांत, यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये थ्योरी दिया गया जर्मी बेंथम के द्वारा। जर्मी बेंथम कहता है कि एक ऐसे सिद्धांत के रूप में अधिकारों का विकास हुआ है जो इंसान को मैक्सिमम सुख दे सके। अधिकार वही होगा जो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे, खुशी दे। ठीक है, इसको जर्मी बेंथम ने अधिकार कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका ये कहना है, देखो उन्होंने इस विचार की आलोचना की, किसके विचार की? कि कानून में महत्वपूर्ण और प्रामाणिक सुधार के लिए अधिकार के प्रारंभिक विचार का सहारा लिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि परंपराओं को छोड़ो, संविधान में कुछ चेंज करना है या कानून में कुछ चेंज करना है तो अभी के लोगों को देखो और सभी लोगों तक सुखी, खुशी और फायदा पहुंचना चाहिए। यानी कि व्यक्ति या लोगों के समूह तक
सबसे ज़्यादा खुशी पहुंचनी चाहिए, तभी समझ लो कि लोगों के पास राइट्स है। ठीक है, यानी कि जर्मी बेंथम ने किसकी बात करी, ये खुश और दुख, यानी कि दुखी और खुशी की बात करता है ये, है ना। यानी कि लोगों को ये दुख, बुराई और नाखुशी से बचाना और दूर रखना चाहता है। इससे लोग बच गए तो समझ लो लोगों के पास राइट्स है। ठीक है, ये बोलता है कि मैक्सिमम लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। हाँ, अगर मिनिमम लोग दुख भी है तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग खुश रहने चाहिए। ठीक है, जर्मी बेंथम के द्वारा ये कहा गया है। बेंथम क्या मानता है, इससे कुछ अपनी मान्यता है, ये देखते हैं। बेंथम यह मानकर चलते हैं कि हम में से हर व्यक्ति अपनी खुशी का मूल्यांकन कर सकता है। हम दुख और खुशी में क्या अच्छा और क्या बुरा है उसमें हम अंतर करना जानते हैं। ये बोल रहे हैं कौन, जर्मी बेंथम। वह मानते हैं कि राज्य की हर नीतियां तय करने वाले लोग भी इस तरह की मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि जब लोग जानते हैं तो लोगों से मिलाकर तो स्टेट बना हुआ है और स्टेट को ही तो लोग चला रहे हैं, तो जो कानून बना रहे हैं वो कानून ये देख के बनाए कि वो कानून लोगों को, कितने लोगों को खुश रख सकता है। खुशी में और दुखी में अंतर करना स्टेट भी जानता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का यह मूल्यांकन मात्रात्मक होता है। इसका अर्थ है कि खुशी हम सबके भीतर की ऐसी चीज है जिसे माप कर एक सुनिश्चित संख्या में पेश किया जा सकता है। ये जर्मी बेंथम थोड़ा गलत कह दिया यार। ये क्या कह रहे हैं, जो खुशी है उसको मापा जा सकता है। इसकी बात पे इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इन्होंने ये कह दिया कि जो खुशी चीज है, जो खुशी हैप्पीनेस जो है, इसको क्वांटिटी के रूप में मापा जा सकता है। तो स्टेट को ये देखना चाहिए कि लोगों को कितनी खुशी मिल रही, इतनी मिल रही है, इतनी मिल रही है, इतनी मिल रही है, तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी यार। फिर खुशी को माप कर इतनी खुशी वहाँ पे दे दी, इतनी खुशी वहाँ पे दे दी। ठीक है, तो इस पे इनकी आलोचना की जाती है और इन्होंने यही कहा है, खुशी हम सबके भीतर एक ऐसी चीज़ है जिसको माप कर संख्या के रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है। 20%, 30%। कोई बोलेंगे भाई तो दुख है, अच्छा भाई तो 20% दुख है, तू खुश है, अच्छा तो 60% खुश है। ये बोले जर्मी बेंथम बोल के गए हैं। तो ऐसा कैसे मापा जा सकता है भाई। ठीक है, इनका सिद्धांत जो है दोस्त, ये मान के चलता है कि हर व्यक्ति को दुखी से दूर करने के लिए खुशी से जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये बात करती है। एंड जर्मी बेंथम की जो आलोचना है वो इन चारों में से सिर्फ थर्ड वाले प्रिंसिपल के लिए आलोचना की जाती है। क्यों, ये कहा जाता है कि खुशी को मात्रात्मक कैसे माना जा सकता है। खुशी को हम बस तो थोड़ी है कि सब किलो के भाव में तोल दो, भाई तेरा खुशी चाहिए 2 रुपये किलो है, 4 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, थोड़ी हो गया। इसलिए खुशी को मापा नहीं जा सकता। हैप्पीनेस को कभी भी थोड़ी हम माप सकते हैं कि तराजू पर तोल देंगे भाई, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, तो हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट्स, ये हमारे लोग का बात हो गया। होप्स की बात यहाँ पे ये कह दी गई। एंड फिर ये यहाँ पे हम आ जाते हैं, हाँ, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ राइट, उपयोगितावादी वाली जर्मी बेंथम द्वारा राइट्स दिए गए। और वो 4 प्रिंसिपल आपको याद करने हैं बस। अब वो 4 प्रिंसिपल कौन से हैं, चलिए मैं आपको फटाफट पहले वो दिखा देता हूँ। है एजम्पशंस, जो कि बेंथम के द्वारा मानकर चला गया है ना। बेंथम बिलीव दैट एवरी वन ऑफ अस कैन एवल्यूट हिज हैप्पीनेस, हम सब एवल्यूट कर सकते हैं हैप्पीनेस को अपने, है ना। ही बिलीव दैट द पीपल हु डिसाइड एवरी पॉलिसी ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो डू सच एवल्यूशन, जो स्टेट है वो भी इस तरीके से एवल्यूशन कर सकता है। दिस असेसमेंट इज क्वांटिटेटिव, बस इसी की बेस पे इसकी क्रिटिसाइज किया गया है। इन्होंने बोल दिया क्वांटिटेटिव है ये, है ना, क्वांटिटेटिव है, इसको संख्या में काउंटेबल है ये, है ना, लेकिन जो कि काउंटेबल होता नहीं, इसको मेजर किया जा सकता है लेकिन मेजर तो किया नहीं जा सकता हैप्पीनेस को। हिज थ्योरी फॉलो दैट एवरी पर्सन्स हैप्पीनेस कैन बी लिंक्ड टू अनदर पर्सन्स हैप्पीनेस। इन्होंने कहा कि सभी लोगों का जो खुशी है वो दूसरे लोगों की खुशी है, यानी कि आपकी खुशी दूसरे की खुशी बन सकती है। लेकिन आज के ज़माने में सब उल्टा हो रहा है। आपकी खुशी को देखकर आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है साला वही जलता है। दोस्त के मार्क्स मेरे से ज़्यादा, अच्छा बेटा बड़ा तेज चल रहा है, मेरे पीछे बैठा था, तेरे नंबर ज़्यादा कैसे आगे, बड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि आप अपने घर में खुश हो तो आपके पेरेंट्स तो खुश होंगे ना, पेरेंट्स की खुशी देख के आप खुश होगे। तो ऐसे ही जर्मी बेंथम का कहना है। क्लियर है, आपको ध्यान रखना इन बातों का। दोस्तों अब बात करते हैं जॉन रोल्स व्यूज रिगार्डिंग अथॉरिटी की बात करते हैं। जॉन रोल्स के क्या विचार हैं इस राइट्स के ऊपर। ठीक है, तो जॉन लोग की बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई थी। इन्होंने राइट्स के ऊपर अपने विचार दिए हैं। क्या दिया है, देखो ये मांग के चलता है ये सोसाइटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सभी को लिबर्टी का राइट होना चाहिए। इकोनॉमिक और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी के अंदर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात करते हैं कौन, जॉन रोल्स के द्वारा की गई है ना। तो इन दोस्तों इन्होंने बात करी है लिबर्टी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को समान स्वतंत्रता मिलना चाहिए। और सोसाइटी में जो सबसे बैकवर्ड है उसको ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो लोगों के बराबर पा सके। ये पता है जॉन रोल्स क्या कहता है, तो जॉन रोल्स का ये कहना है कि मान लो साइकिल है,
दोस्तों मेरे को ड्राइंग तो आता नहीं यार, मैं आपको बताता हूँ। ये साइकिल है, अब इसका ये चैन है, यहाँ पे दोस्तों ये बच्चा बैठा हुआ है, ये साइकिल का चैन है ना। अब मान लो पूरे चैन जब हम पेंडल मारते हैं साइकिल में तो पूरा चैन यूँ घूमता है, पूरी चैन घूमती यूँ करके। अब चैन की एक कड़ी भी टूट गई तो पूरी चैन किस काम की रही, खत्म। तो ऐसे ही पूरी सोसाइटी का कोई एक ग्रुप या एक कम्युनिटी बहुत कमज़ोर है तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। अब उस कम्युनिटी के लोग दोस्त जो कमज़ोर है, जिसपे पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम और मेंबर्स को होगा। इसलिए जॉन रॉल्स कहता है कि नहीं, जो सोसाइटी में मिनिमम लोग हैं उनको मैक्सिमम रिसोर्सेज दो, है ना, न्यूनतम को अधिकतम दो। जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जो गरीब है, जो मान लो कि इतने लोग गरीब हैं, ये सभी लोग गरीब हैं, लेकिन इन सभी में भी इतने लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो इनको सबसे ज़्यादा दो, है ना। लोग तो सभी गरीब है लेकिन जो गरीबों में सबसे गरीब है उसको सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस मिलने चाहिए। दोस्तों इसको जस्टिस का थ्योरी कहा जाता है। मैं जस्टिस वाला चैप्टर में पढ़ाया था, आप सभी को नहीं देखा ना, आपने जरूर देख लेना, ठीक है। उसके सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, वो कि मैंने जस्टिस वाले वीडियो में समझा दिया है कि दोस्त हमारा जो अधिकारों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ राइट्स है, ये हमारा खत्म होता है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसमें जो हमारे राइट्स दिए गए टोटल 7 राइट्स थे 1978 में, जिसको खत्म किया गया राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद 6 राइट्स हमारे पास बचे। वही तरीके दोस्त हमारा जो संविधान है वो हमें 6 अधिकार देता है, और ये हमारा प्रस्तावना है जो संविधान का मोटिव बताता है। जो प्रस्तावना वाली वीडियो दोस्तों मैंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है कि प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक क्रांतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना क्षमता प्रतिष्ठा और औपचारिक क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मार्ग सिड से शुल्क सप्तमी समाप्ता 2006 विक्रमी को यद्यत द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करता हूँ। जय हिंद जय भारत। ये पूरा प्रस्तावना मैंने पढ़ के सुना दिया, ठीक है। चलिए भाई, तो ये प्रस्तावना है हमारा। इसके बाद हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट से स्टार्ट होता है। राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास सबसे पहले 14 से 18 में दिया गया, ये सारे राइट्स हमारे पास है, ये है ना। क्या मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ दोस्त, मैं सब ये स्लाइड आप सबके लिए बनाता हूँ, मैं लिंक दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड राइट टू फ्रीडम है अपना 19 से लेकर 22 तक, है ना। एंड 19 से 22 तक हमारे पास फ्रीडम हो गया, और फ्रीडम के बाद हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 हमारे पास ये राइट हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट टू रिलीजन्स 25 से 28 आता है। इसके बाद आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30, है ना। एंड सभी को राइट्स कल्चर एजुकेशन का। एंड लास्ट हमारे पास आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भाई कोई दिक्कत होता है, कोई सा वॉयलेंस होता है, जिसको अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के बाद ये होगा कि अगर प्रॉपर्टी का कोई वॉयलेंस होता है, कोई छीन भी लेता है, तो आप सीधे अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यही अंतर होता है जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स है और जो राइट फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जैसा कि राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, तो समझ आ गया। अब हम उस चीज़ के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाँ, लेकिन कानूनी अधिकार है वो, उसको 301 में डाला गया है। हम कानून से न्याय के लिए लोकल कोर्ट जा सकते हैं पहले, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में, जैसे अधिकार मैंने बताया था ना, कोई अधिकार देता भी है तो हमसे ड्यूटीज़ भी लेता है, जैसे कि सभी कंट्री में लागू होता है। जैसे कि हमने अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से, रशिया के संविधान से लिया है, रूस से लिया है हमने ये ड्यूटीज़, है ना। क्या मौलिक कर्तव्य, जैसे कि फ्लैग का संविधान, जैसे हमारा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा रिस्पेक्ट है वो बना रहना चाहिए। फ्लैग का सम्मान करो, है ना, नेशनल एंथम का सम्मान करो, पॉल्यूशन का बना के रखना चाहिए भाई, पॉल्यूशन मत कर। लेकिन दोस्तों पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, एंड एनवायरनमेंट को कोई पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हमारे को राइट्स हैं, है ना। टोटल 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो ये चीज़ हमारे ह्यूमन राइट्स के रूप में। इस प्रकार दोस्त एवरी एंड ईच पॉइंट आर कवर इन दिस वीडियो प्लीज़। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मिस कर दोगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना और सभी दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को। तो हर एक नोट्स के लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अपना प्यार यहीं बनाए रखना। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई शिकवा शिकायत करना हो, कुछ मुझसे पूछना हो तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो तब विदा चाहता हूँ, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जय हिंद जय भारत।